अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी डाली थी हैदराबाद मर्डर केस की। उम्मीद है आप लोगों ने वो पूरी स्टोरी सुन ली होगी। तो जो उस स्टोरी का एंड रह गया था और कुछ ऐसी चीजें थी जो कि पुलिस वालों को झूठी यानी कि गलत बताई गई थी, उन सब का खुलासा हो चुका है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को उसी स्टोरी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं कि डिटेक्टिव्स ने क्या कुछ किया, पुलिस वालों ने कैसे इस केस को सॉल्व किया। एक डीआरडीओ ऑफिसर था, उसने अपनी पत्नी को मारने के बाद पुलिस वालों को सारी की सारी घटना के बारे में बताया और पुलिस के हाथ कोई सबूत भी नहीं लग पाया, क्योंकि शायद उसने इस बात का प्लान पहले से ही बना लिया था कि वो किस किस तरीके से इस कांड को अंजाम दे लेने के बाद कैसे वो अपने आप को बचा सके। उसने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन घुमा फिरा कर, और फिर ये सारी बातें घूम फिर कर ही मीडिया के सामने आई। लेकिन आखिरकार अब पुलिस वालों की मेहनत रंग ला चुकी थी और सारे सबूत अब पुलिस के सामने आ चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी पता चला कि कातिल ने कुकर वाली कहानी तो सिर्फ और सिर्फ इस केस को उलझाने के लिए बनाई थी। असल में तो इस केस का खुलासा तो किसी और तरीके से ही होना था। पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर लगातार स्टडी करते रहे और इस पूरी कहानी को खुलकर सामने लाया गया, और जो कुछ भी बातें अब सामने निकल कर आई, जिनके बारे में कि अब हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल उस दिन माधवी के माता पिता ने माधवी के पास कॉल किया, लेकिन जब उसका फोन नहीं लग पाया तब उन्होंने उसके पति के पास कॉल किया। डायरेक्टली वो लोग आपस में बातें नहीं किया करते थे, क्योंकि गुरुमूर्ति का और उसके ससुराल वालों का आपस में कुछ खास जमती नहीं थी, और यही कारण था कि ये लोग अपनी बेटी से ही बातें किया करते थे। लेकिन आज उससे बातें वो लोग नहीं कर पा रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने गुरुमूर्ति के पास कॉल की थी। उसके बाद वो लोग गुरुमूर्ति के पास उनके घर पर भी पहुंच गए। लेकिन वहां पर जाने के बाद पूरी कहानी जब गुरुमूर्ति उन्हें बताता है कि कुछ ऐसे एंड के टाइम में वो उससे लड़ाई कर कर यहां से जा चुकी थी, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जा पहुंचे और वहां पर जाने के बाद अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस को यही बात लग रही थी कि हो सकता है पति पत्नी के बीच ये झगड़ा हुआ है तो ये नॉर्मल झगड़ा होगा। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद गुरुमूर्ति का चाचा पुलिस वालों के पास जा पहुंचता है। वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसने पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि जनाब, गुरुमूर्ति ने मुझे ये बात बताई कि वो माधवी कभी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसने उसका कत्ल कर दिया है और इतने ज्यादा भयंकर तरीके से उसने उसे ठिकाने लगाया कि उसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाएगा। अब पुलिस गुरुमूर्ति को उठाकर लेकर आई और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके बाद उसने वो कुकर वाली कहानी बताई। उसने बताया कि सर, वो मुझे बार बार अपने घर पर जाने के लिए कहा करती थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और यही कारण था कि उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा और इसी झड़प में वो उसका गला घोंट देता है। और फिर कुछ देर बाद वो अपने स्टाइल में वो कुकर में सीटियां वगैरह दिलवा लेने के बाद जब उसका शरीर पूरे तरीके से गल चुका था तो वो उसे ग्राइंडर में पीस लेने के बाद एक तालाब में फेंकाता है। ये सारी की सारी कहानी अभी पुलिस वालों को वो बता चुका था, लेकिन ये कहानी पूरी सच तो थी ही नहीं। उसने तालाब में उसे फेंका जरूर था और पुलिस वाले इसी बात की आस को लेकर के हो सकता है कि वहां से माधवी के कुछ शरीर के अवशेष वगैरह मिल जाएंगे और हम लोग उसे फोरेंसिक टेस्ट करवाकर इस बात को साबित कर सकेंगे कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला। और काफी सारे ऑफिसर्स वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए भी, छानबीन हुई और उसके बाद उनकी मेहनत रंग भी लाई। यहाँ पर उन्हें बिल्कुल एक छोटा सा मांस का टुकड़ा मिल जाता है। उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये मांस का टुकड़ा किसी मछली वगैरह का भी हो सकता है या फिर किसी और जानवर का या फिर ये माधवी का ही है। उन्हें कोई आइडिया नहीं था। तो वो लोग गुरुमूर्ति को अपने साथ लेते हैं। उसके बाद माधवी के माता पिता का भी डीएनए सैंपल ले लिया गया और उन दोनों को जब क्रॉस चेक किया गया तो ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि ये मांस का टुकड़ा किसी और का नहीं बल्कि माधवी का ही है। तो तुरंत जाकर गुरुमूर्ति को इस टाइम हिरासत में ले लिया गया। अभी तक सिर्फ और सिर्फ उसे पूछताछ चल रही थी। पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वो लोग उसे ऑफिशियली तरीके से अरेस्ट कर पाए।
लेकिन अब पुलिस वालों के पास वो सारे सबूत थे जिससे कि उसे अरेस्ट किया जा सकता था। तो उसे अरेस्ट कर भी लिया गया। उसके बाद उसे पूछने लगे कि अब तुम बताओ कि कैसे तुमने किस केमिकल से उस घर को साफ किया कि हमें कोई सबूत नहीं मिल पाया। हमने इतनी जद्दोजहद की, हर एक केमिकल को तोड़ने का केमिकल डाला, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिल पाया। तो गुरुमूर्ति ने एक और कहानी पुलिस वालों को बताई। उसने बताया कि आप लोग तो उस कुकर में सबूत ढूंढ रहे थे, वहां पर तो आसपास में सबूत ढूंढ रहे थे, लेकिन जो मेरी असल कहानी है वो इससे थोड़ी अलग है। और इसके अलावा उसने ये भी बताया कि उसने ये जो माधवी को मारा था ये कोई अचानक से हुआ वाला हमला नहीं था। उसे तो उसी टाइम गुस्सा नहीं आया, जबकि उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। ये सारी घटना 14 जनवरी से ही शुरू हो चुकी थी, जब उसने अपने पति को ये बात कही कि वो अपने माता पिता के पास जाना चाहती है पोंगल का त्योहार मनाने के लिए। और दूसरी तरफ गुरुमूर्ति अपने ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था, तो उसने अपनी पत्नी को मना कर दिया। लेकिन फिर भी जब लगातार माधवी इस बात के ऊपर जोर दे रही थी कि वो तो अपने घर जाएगी ही जाएगी, अपने माता पिता के पास जरूर होकर आएगी, तो इसने इस कत्ल की प्लानिंग कर ली। और सबसे पहले वो 14 तारीख को ही शाम को तैयार होकर अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के घर पर पहुंचा। वहां पर जाने के बाद उसके बच्चे उसकी बहन के बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे थे। तो उसने ये बात कही कि ये बच्चे हैं, बच्चों में रहकर काफी ज्यादा खुश हैं, तो पोंगल का त्योहार ये इन्हीं के साथ मनाना चाहेंगे। ये बात बोलकर वो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आ गया। और जैसे ही 16 तारीख की सुबह हुई, वो लोग 15 तारीख को रात को वापिस आए थे, आराम वगैरह किया, रात को वो सो गए। और जैसे ही 16 तारीख की सुबह हुई तो दोबारा से माधवी ये बात कहने लगी गुरुमूर्ति को कि वो अब अपने घर पर जाना चाहती है। ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे इतनी छोटी सी बात पर। इसने अब यहाँ गुरुमूर्ति ने तो पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी कि ये इसकी जान लेने वाला था, जिसके चलते जैसे ही माधवी ने ये बात कि वो तो वापिस अपने घर अपने माता पिता के पास जाने वाली है, अब ये जो गुरुमूर्ति था ये सिक्योरिटी ऑफिसर तो था ही, ऊपर से हट्टा कट्टा था। इसने अपनी पत्नी माधवी का सिर पकड़ा और वहीं पर दीवार से टकराने लगा। वो लगातार बार बार हमले करने लगा, उसके सर पर उस दीवार की मदद से वार कर रहा था। और उसके बाद माधवी अपनी जान गंवा देती है। इसने इन सारी चीजों की पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, तैयारी कर रखी थी, सब सोच रखा था। और यही कारण था 10 बजने तक वो उसकी बॉडी को बाथरूम में ले जाकर छोटे छोटे हिस्सों में काटने लगता है। और बहुत सारे उसने उसके ऊपर वार कर चुका था ताकि उसका सारा का सारा खून बहकर नाली से बाहर चला जाए, कहीं जाकर गटर में वो मिल जाएगा, कोई भी इसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। और इसके अलावा उसने एक रंग पेंट वाली बाल्टी ली, उसके अंदर एक रोड लगाई ताकि पानी गर्म होने लगे। वहां पर काफी सारा उसने पानी पहले ही डाल रखा था और छोटे छोटे अपने पत्नी के टुकड़े कर रहा था। वो सारे के सारे टुकड़े उसने उठाए और उसी बाल्टी में डालता गया, जहां पर इस टाइम पर पानी में रोड डालकर पानी को गर्म किया जा रहा था। कुकर का तो कोई केस ही नहीं था। शायद इसने इस बात का पहले से ही सोच रखा हो, विचार रखा हो कि ये कुकर का नाम ले देगा अगर फंस गया तो कुकर को अपने साथ पुलिस वाले लेकर जाएंगे। इसके बाद फोरेंसिक टेस्ट इसके किए जाएंगे, जिसके बाद कुछ निकलेगा ही नहीं। और बाद में अगर सबूत ही नहीं होंगे तो मैं भले कुछ भी कहता रहूं, पुलिस वाले इस बात को कभी साबित ही नहीं कर पाएंगे कि मैंने इसका कत्ल किया है। और दूसरी तरफ अगर उस तालाब को हम देखें तो वहां तो काफी सारी मछलियां मौजूद थी। उसके शरीर के एक छोटे से हिस्से को भी वो मछलियां नहीं छोड़ने वाली थी। ये सारी की सारी अभी काफी अच्छी प्लानिंग ये कर चुका था। और इसके बाद इसने अंजाम भी तो देना था, तो वो सारा का सारा वही काम करता है। छोटे छोटे हिस्सों में काट लेने के बाद उसे गर्म पानी में डाला गया। उसकी काफी सारी ऐसी हड्डियां मौजूद थी कि जितना भी गर्म पानी उनके ऊपर क्यों ना डाल लिया जाए वो गलने वाले ही नहीं। तो उसने अपना स्टोव उठाया, उसे जलाना शुरू किया और उसके ऊपर जो उसके शरीर के हिस्से थे जो उबलने वाले नहीं थे उन्हें गर्म करना शुरू किया। और उसके बाद मिक्सचर ग्राइंडर में वो उनके छोटे छोटे पीसेस करने लगा। बिल्कुल छोटे छोटे उसने पीसेस कर लिए। बहुत सारे ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद थे जो कि बिल्कुल अब पानी की फॉर्म में हो चुके थे। उस मिक्सचर ग्राइंडर की मदद से अपने बाथरूम में ही उसने बहा दिया। और काफी सारे ऐसे थे जो अभी भी थोड़ी सॉलिड सिचुएशन में थे, तो उन्हें उसने पैक किया। और उसके बाद वो उसे तालाब में जाता है और शाम को करीब 6 बजे तक अपने इस सारे कांड को अंजाम दिया। और वो सारा का सारा जो भी वो लेकर गया था उसने उसे तालाब में फेंक दिया। उसके बाद वो अपने घर आने से पहले रूम फ्रेशनर, फिनाइल, इन सारी चीजों का जुगाड़ कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि घर पर कोई ना कोई छोटा मोटा छींटा जरूर रह गया होगा, तो उसे भी वो साफ कर देगा। तो बहुत सारा सामान लेकर वो अब घर पर आ चुका था।
और घर पर आने के बाद वो पूरे ही घर को सबसे पहले बाथरूम को अच्छे से धोता है। तो उसे 3 बार वो बाथरूम को फिनाइल के साथ धोने लगा और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके बाद वो अपने जितने भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहा था, जैसे कि रंग पेंट वाली बाल्टी, उसका स्टोव या फिर मिक्सचर ग्राइंडर, उन्हें भी वो बहुत अच्छे से धो देता है। और फिर वो अपने बाथरूम को दोबारा धोने लगा। उसके बाद फिनाइल से वो पूरे घर को धो देता है। अब उसके हिसाब से घर में कोई ऐसी चीज नहीं बची थी जिससे कि पुलिस वाले इस पर इन्वेस्टिगेशन करके उसे कातिल साबित कर पाए और उसके बाद उसे जेल जाना पड़े। और दूसरी तरफ उसने जो तालाब में मांस के टुकड़े फेंके थे, उन्हें तो मछलियां संभाल ही चुकी थी। इन सारी चीजों को इसने प्लानिंग कर ली थी। और इसके बाद 18 तारीख को दूसरी तरफ माधवी के घर वाले यहाँ पहुंच चुके थे, तो उसने सारी की सारी कहानी बता दी कि वो यहाँ से लड़ाई करके जा चुकी थी और केस कुछ ऐसा ऐसा है। माधवी के घर वाले जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, लेकिन उसी टाइम गुरुमुखी का चाचा भी उसके घर पर गया और उसी टाइम पता नहीं ऐसा क्या उसके दिमाग में चला कि गुरुमूर्ति ने सारी की सारी बातें अपने चाचा को बता दी। तो उसने तो अपनी पत्नी को मार डाला। वो जैसे ही ये लोग अब उसे ढूंढते फिर रहे हैं, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और शायद गुरुमूर्ति के चाचा भी अब यहाँ घबरा चुके थे कि आज नहीं तो कल इसके कांड के बारे में पता चल ही जाएगा और ये इस बारे में भी पुलिस को जरूर बताएगा कि मैंने इन सारी चीजों के बारे में मेरे चाचा को बता दिया था। तो अब वो फ्री फंड में पकड़ा जाएगा। तो क्यों ना वो डायरेक्ट पुलिस वालों के पास जाकर पुलिस को बता दे और उसके बाद पुलिस वाले अपने आप छानबीन करते रहेंगे कि वो लड़की माधवी इस टाइम कहाँ है, गायब हुई है या फिर गुरुमूर्ति उसी के पति ने उसकी जान ले ली। और इस टाइम गुरुमूर्ति के चाचा पुलिस के पास गए थे। गुरुमूर्ति को पहले से ही इस बात का शक था कि हो ना हो कि पुलिस को उसके ऊपर शक जरूर हो जाएगा। उसने ये पूरी कहानी उस टाइम तक घट चुकी थी कि वो कुकर का नाम ले देगा। वो लोग इसी में ही छानबीन करते रहेंगे और दूसरी तरफ उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन इस टाइम जो तालाब में वो मांस के टुकड़े फेंक कर आया था, उनमें से एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा पुलिस के हाथ लग चुका था। वो इतना छोटा था कि वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये इसे मछली के मांस का टुकड़ा समझे या फिर किसी और जानवर के मांस का टुकड़ा या फिर वो माधवी का टुकड़ा। वो जब बस उसे उठाकर ले आए तो उसके फोरेंसिक टेस्ट कराए गए तो ये पता चला कि ये किसी और का नहीं बल्कि माधवी का ही है। और अब यह पूरा ही केस खुलकर सामने आ चुका था और गुरुमूर्ति को भी ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया। तो बस ये थी पूरी कहानी। आप लोग देखिए कैसे इस कहानी को गोलमोल करके इतना घुमाया गया। आखिर कैसे कोई इतना शातिर हो सकता है, अपनी पत्नी को इतने गंदे तरीके से मार सकता है, सोचते हुए ही कुछ होता है। अब आप बताइए, आप लोगों ने क्या ये पूरी स्टोरी सुनी थी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट बेन स्पॉन्ग को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।